अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथफ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग नस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 एमसीक्यूज को कवर करने के ऊपर मूव करेंगे। ये तमाम के तमाम क्वेश्चन नस्ट के पास्ट पेपर से लिए गए एज आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स। सो भाई आज की क्लास के टॉप 10 एमसीक्यूज के ऊपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स प्लस का टू। आगे आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का टू इफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यानी कि देखो यहां पे एग्जामिनर ने बेसिकली आपको एक पॉलिनोमियल बेस इक्वेशन दी हुई है और साथ ही उसका फैक्टर बताया हुआ है। एग्जामिनर कह रहा है वैल्यू बताइए भाई क्या होगी, यानी कि आपको रिमाइंडर वगैरह कैलकुलेट करना है। सो भाई इसको सॉल्व करने की ट्रिक होती है कि देखो बेटा आपको फैक्टर क्या गिवन है, आपको फैक्टर गिवन है एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो यहां से अगर आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो तो माइनस का टू जब दूसरी तरफ जाएगा तो वहां पे जाके क्या बन जाएगा, प्लस का टू बन जाएगा। सो ऑब्वियसली सी बात है इस पूरी इक्वेशन के अंदर जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे टू को आप प्लॉट करोगे, सिंप्लीफाई करवा लो, आंसर आ जाएगा। वैसे मुझे देखते साथ ही साफ तौर पे दिख रहा है जहां जहां एक्स आ रहा है अगर मैं वहां पे टू डालूं तो देखो टू प्लस का टू फोर बन जाएगा और टू माइनस का टू जीरो बन जाएगा। क्योंकि तमाम क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो जाहिर सी बात है जीरो तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो इवेंचुअली जो हमारा आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ऑल्दो सॉल्व करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड का भी अप्लाई कर सकते थे कि पहले पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करवाते, टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाते, ब्ला 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 ब्ला। इतना लंबा काम करने की बेटा आपको जरूरत ही नहीं है ना, उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि भाई जब आप देख रहे हो आपको फैक्टर गिवन है एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, टू के बराबर है। तो जहां जहां आपकी इक्वेशन के अंदर एक्स आ रहा है वहां पे एक्स की वैल्यू को प्लॉट करो, प्लॉट करवाने के बाद सिंप्लीफिकेशन करवाओगे, आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ रही है नेगेटिव का फोर बाई थ्री के बराबर, और जो थीटा है ना वो लाइन ही कर रहा फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर। तो एग्जामिनर कह रहा है सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री में ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। इसको सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि भाई आपको एग्जामिनर ने टेंजेंट थीटा की वैल्यू दी हुई है नेगेटिव के फोर बाई थ्री के बराबर। हमें पता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक। तो दे पेंटेड क्या होता है, दे पेंटेड ब्लैक होता है। यानी कि देखो बेटा परपेंडिकुलर किसके बराबर है, नेगेटिव के फोर के, बेस बराबर है किसके, थ्री के। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, आप अभी नेगेटिव के साइन को बेशक इग्नोर कर दो। आप सिंपल देखो कि पी की वैल्यू क्या है, फोर के बराबर, और हमारे पास बेस की वैल्यू किसके बराबर है, बेस की वैल्यू बराबर है थ्री के। सही है ना, बेसिक वे में रखो। अब मुझे क्या निकालना है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। तो आसान भाषा में पहले कॉस निकाल लो या तो। सही है ना, जो कॉस का काम होगा वही सेक का काम होगा। तो भाई हमें पता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, तो कर्ली ब्राउन हेयर। तो देखो मेरे पास बेस तो है, परपेंडिकुलर भी है, हेयर नहीं है। तो पहले आपको हेयर निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहां से मेरे पास एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो जाएगा थ्री का स्क्वायर। तो फोर का स्क्वायर होता है सोलह और बी का स्क्वायर हो जाएगा थ्री का स्क्वायर, इट विल बिकम नाइन। तो यानी कि एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सोलह प्लस का नौ, पच्चीस के बराबर। तो यानी कि एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई पच्चीस, तो इसका मतलब एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल तरीके से फाइव के बराबर। तो कॉस थीटा का आंसर क्या होगा, कर्ली ब्राउन हेयर। ब्राउन क्या है, थ्री के बराबर, हेयर क्या है, फाइव के बराबर। अब चूंकि मुझे सेक निकालना था, तो सेक का मतलब क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉस का अपोजिट। जो भी कॉस का वैल्यू है उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो सेक होगा, यानी कि सेक की वैल्यू होगी फाइव बाई थ्री के बराबर। मगर आपने भी एंगल को देखना है, एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। देखो टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव में गिवन थी, और एग्जामिनर ने क्या बोला है कि भाई थीटा तुम्हारा चौथी क्वाड्रेंट पे लाए नहीं करता। अब देखो अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो हमें पता है कि भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। एग्जामिनर ने क्या कह दिया कि भाई आपके पास टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव में है। अब टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव कहां कहां हो सकती है, देखो टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है या तो सेकंड के अंदर या फोर्थ के अंदर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑलरेडी पॉजिटिव होते हैं, तो यानी कि फर्स्ट तो नहीं हो सकता। और थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है ये इटसेल्फ टेंजेंट का अपना होता है, तो इसमें भी टेंजेंट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यानी कि भैया इसका मतलब क्या हुआ, टेंजेंट थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो ये फर्स्ट और थर्ड तो कट गया, फर्स्ट और थर्ड तो कट गया। अब बचता है सेकंड और फोर्थ। तो एग्जामिनर ने साफ तौर पे कहा हुआ है कि जो तुम्हारा थीटा है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब चौथा भी कट गया। खाली कौन सा क्वाड्रेंट बच रहा है, सेकंड। यानी कि टेंजेंट थीटा कहां लाई कर रहा था, सेकंड के अंदर। तो यहां पे भी जो थीटा लाई करेगा वो कहां कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पे कर रहा है। और हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर कॉस और सेक क्या होते हैं, नेगेटिव होंगे। तो आंसर में नेगेटिव का फाइव बाई थ्री होगा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, प्लस का फाइव बाई
3 आंसर लगाकर आ जाएंगे। लॉजिकली सोचो बेटा, एक बेसिक लॉजिक होती है कि देखो तुम्हारे पास यहाँ पे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ। अगर एग्जामिनर ने एंगल नेगेटिव में दिया हुआ है स्टार्टिंग में, सही है ना, तो भाई तुम्हें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, वो तो वैसे ही कट गया। थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट का अपना होता है, वो भी कट गया, तो खाली सेकंड और फोर्थ बचते हैं। उसने साफ तौर पे कहा हुआ है कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे थीटा लाइन ही कर रहा है, तो खाली सेकंड बच रहा है। और सेकंड के ऊपर अगर टेंजेंट नेगेटिव है तो आपने सेक कैलकुलेट करा है, सेक भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। जाहिर सी बात है ना, नॉर्मल सी बात है भाई, सेक का एंगल भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के ऊपर एंगल लाई कर रहा है। तो इसका मतलब आपका नेगेटिव में आंसर होगा। दैट्स द लॉजिक हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी बेसिक वन। एग्जामिनर कह रहे हैं भाई 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 6 एंड 18। अब हमें पता है कि भाई दुनिया के अंदर अगर कभी भी हमारे पास दो अर्थमेटिक मीन एग्जिस्ट करते हो दो एक्सट्रीम नंबर्स के दरमियान में, तो उन्हें कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सिंपल तरीके से a प्लस का b डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये मेरे पास क्या है a, ये मेरे पास क्या है b। तो सिंपल तरीके से अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा 6 प्लस का 18 डिवाइडेड बाय 2। 18 में अगर आप 6 का इजाफा करते हो तो क्या बनेगा? अगर आप 18 के अंदर 6 का इजाफा करते हो तो ये बन जाएगा 24। तो ये बन गया 24 बाय 2 के। तो ये सिंप्लीफाई करवाओगे, 2 12 जार क्या होता है? 24 होता है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल 12 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, इज द करेक्ट आंसर। नेगेटिव का ओमेगा प्लस का 1 होल पावर में आ रहा है 10। एग्जामिनर कहता है भाई इसको सॉल्व करना है, तो बेटा देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है दुनिया के अंदर 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? 0 के। और अगर कहीं पे सिर्फ ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर लिखा हो तो जो भी क्वांटिटी यहां से गायब होती है ना, दूसरी तरफ नेगेटिव की वैल्यू पे होती है। लेट सपोज कहीं पे अगर लिखा हुआ है 1 प्लस का ओमेगा, तो क्या चीज गायब है? ओमेगा स्क्वायर गायब है, तो दूसरी तरफ नेगेटिव के साइन पे होगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो यहाँ पे देखो एग्जामिनर ने आपसे नेगेटिव का ओमेगा स्क्वायर, नेगेटिव का ओमेगा दिया हुआ है। तो भाई अगर मैं सबसे पहले यहां से नेगेटिव के साइन को कॉमन लूं तो ब्रैकेट में क्या बच गया? ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा, ऐसा ही है। और हमारे पास बाहर प्लस का 1 एज इट इज, और बाहर होल पावर में 10 का 10। हमें ये बात मालूम है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा क्या होता है? ये होगा बेटा सिंपल तरीके से नेगेटिव के 1 के बराबर। तो नेगेटिव का 1 एज इट इज का एज इट इज आ गया, प्लस का 1 बाहर होल पावर में 10। ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 प्लस का 1 क्या बन जाएगा? 2 के बराबर। तो यानी कि 2 की पावर 10 गिवन था बेसिकली। 2 की पावर 10 किसके बराबर होता है भाई? ये बराबर होता है 1024 के बराबर। सो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट। कैट माने बिल्ला। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द एंगल ऑफ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 1:5:6, देन द ट्राइंगल इज डैश। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या होती है। एग्जामिनर ने आपको जो है ना एक ट्राइंगल के तमाम एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है। अब देखो आपको चंद बेसिक बातों का आइडिया होना चाहिए। दुनिया में कभी भी कोई भी ट्राइंगल होता है ना, उस ट्राइंगल की खास बात क्या होती है? उस ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स होते हैं ना, लेट सपोज मैं कहता हूँ ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। याद रखिएगा दुनिया में कोई भी ट्राइंगल होगा, उसके तमाम के तमाम एंगल्स का जो सम होता है ना, ये बराबर होता है 180 डिग्री के। अब देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर जो आपको एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, हम क्या करेंगे? इस रेशियो का सम करते हैं। तो अगर मैं रेशियो का सम करता हूं तो 1 प्लस का 5 प्लस का 6 इसके बराबर आ जाएगा। ये आ जाएगा 5 और 1 6, 6 और 1 6 12 के बराबर आ जाएगा। अब आपको पहले बारी बारी अपने तमाम एंगल्स की वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ताकि हमें पता चल सके ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है। एक्यूट है, राइट एंगल है, एप्ट्यूज ऑब्ट्यूज है, या इक्विवेलेंट है। एक्यूट का मतलब होता है 90 से छोटा, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री जिसमें आ रहा हो, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 से बड़ा, इक्विलेटरल का मतलब होता है तमाम एंगल्स बराबर होना। तो पहले आपको एंगल्स निकालने पड़ेंगे। अब एंगल्स कैसे निकालेंगे भाई? इसकी ट्रिक क्या होती है? ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर्स के अंदर आता है। तो इसकी ट्रिक ये होती है कि भाई पहले जो आपको रेशियो गिवन है एंगल्स का, उन सबका सम निकाल लो। उसके बाद अब देखो मैं पहले वाले एंगल को निकालने पे जा रहा हूं। तो रेशियो के अंदर जो पहले एंगल का पार्ट है उसको ऊपर रखूंगा, नीचे सिंपल रेशियो का सम रखूंगा और उसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तमाम एंगल्स का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। तो 12 1 12 होता है। 12 के टेबल में 180 कहां पर आएगा भाई? हमें ये बात मालूम है कि अगर आप कभी भी 12 के टेबल में 180 कहां पर आएगा? 15 के ऊपर आएगा। तो ये आ गया 15 डिग्री के बराबर। किसके बराबर आ गया? 15 डिग्री के बराबर। तो यानी कि पहला एंगल तो 15 डिग्री का है। अच्छा भैया, अगर मैं दूसरे एंगल को देखूं अब, तो भाई देखो दूसरे एंगल का क्या पार्ट है? ये है 5 के बराबर। तो अगेन डिवीजन में 12 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 180। तो अगेन 12 के टेबल में 180 कहां पर आएगा? 15 के ऊपर आएगा ना। 12 1 12 और 12 5 किसके बराबर होगा? 5 इंटू 12 60 के बराबर। तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया? 5 5 25।
दो कैरी, 5 वन जार 5 और दो का इजाफा 6 और 7, ये आ गया 75 डिग्री के बराबर। अच्छा भाई, तीसरा एंगल अगर निकालना है तो उसका कितना पार्ट आ रहा है, 6 आ रहा है। नीचे डिवीजन के अंदर रेशियो का सम मल्टीप्लाई बाय टोटल आपके पास क्या एंगल है, 180। तो अगेन 12 15 जार इज 180, तो इसको मल्टीप्लाई करवाओगे, 5 6 जार 30 का 0 और 3, 6 1 जार 6 7 8 और 9। तो यानी कि देखो एक एंगल 90 का है और एक एंगल 75 का है, एक 15 का है। तो भैया देखो इस ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल जो आ रहे हैं उनमें से कैसा क्या हिसाब आ रहा है कि भाई एक एंगल जो आ रहा है वो आ रहा है 15 डिग्री का, एक एंगल आ रहा है 75 डिग्री का और एक एंगल क्या आ रहा है हमारे पास 90 डिग्री का। तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी एंगल देखो आपका एक्यूट उस वक्त होता है जब तमाम एंगल्स आपके 90 से छोटे होते हैं, तो एक्यूट तो नहीं हो सकता। ऑब्ट्यूज उस वक्त होता है कि जब आपके तमाम एंगल्स 90 से बड़े होते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ऑब्ट्यूज तो कोई एक भी एंगल नहीं है। इक्विवेलेटरल उस वक्त होता है जब तमाम एंगल्स का आपस में बराबर होते हैं, 60 60 60 होता है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे वो भी नहीं आ रहा। तो खाली करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि देखो भाई एक्यूट के अंदर 90 से छोटे होने चाहिए थे, दो तो 90 से छोटे, एक थोड़ी 90 से छोटा है, तो एक्यूट तो नहीं हो सकता ना। क्योंकि आपके पास 90 डिग्री एग्जिस्ट कर रहा है, 90 डिग्री का मतलब क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है इफ z इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन डी जेड बाई डी एक्स। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशंस आ रही हैं। कभी भी दुनिया में अगर आपके पास डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट में दो इक्वेशंस आ जाए तो इसका सिंपल मतलब क्या होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अब एग्जामिनर साहब फरमा ये रहे हैं कि भाई आपके पास एक इक्वेशन आ रही है z की, दूसरी इक्वेशन आ रही है y की। अक्सर बच्चे कहाँ पे क्या करेंगे, वही कि भाई y की रिस्पेक्ट से x से रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव को अप्लाई कर दियो, ब्ला ब्ला ब्ला। भाई अगर आप गौर से देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है dz बाई डी एक्स। और दोनों इक्वेशंस के अंदर कॉमन वेरिएबल कौन सा है, y का है। तो इसका मतलब हमने y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई करना है। अक्सर बच्चे गलतियां करेंगे, x की रिस्पेक्ट से अप्लाई कर देंगे, नहीं। यहाँ पे देखो x नीचे मौजूद है, इसका मतलब क्या है, चेन रूल को जब अप्लाई करोगे तो y का पार्ट कैंसिल आउट होना चाहिए, x का नहीं। यानी कि देखो जो पहली इक्वेशन आ रही है, ये इक्वेशन क्या है, z इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर वन माइनस का वाई स्क्वायर। तो अगर मैं y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dz बाई डी वाई। और स्क्वायर रूट के डेरिवेटिव लेने की शॉर्टकट मैंने क्या सिखाई हुई है अपने तमाम शागिर्दों को, मैंने आप लोगों से कहा था सिंपल 1/2 लिखो और जो भी स्क्वायर रूट वाली टर्म आ रही है एज इट इज आंखें बंद करके नीचे वाले 2 के साथ उसको कॉपी डाउन कर दो। फिर ऊपर जाओगे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगाने के बाद अब आपने रूट के अंदर वाली टर्म्स का डेरिवेटिव लेना है। वन का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से क्या होगा, वन कांस्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। y स्क्वायर का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, सिंपल 2y के बराबर। सिंपलीफाई भी करवा सकते हैं बेटा, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dz बाई डी वाई इज इक्वल टू, ये देखो भाई इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया नेगेटिव का y और नीचे अंडर रूट के अंदर वन माइनस का वाई स्क्वायर एलिटिस का एलिटिस। तो हमारे पास जो पहली वाली इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव तो ये आ गया। अब देखो जो दूसरी इक्वेशन आ रही है ना, उसका भी इसी तरीके से हम लोगों ने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो अब देखो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो अगेन जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से मैंने यहां पे डेरिवेटिव लिया है ना, मैंने यहां पे भी उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से लेना है। अब यहां पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, बहुत से बच्चे क्या करेंगे x रिस्पेक्ट से ले लेंगे, नहीं ये काम नहीं करना। आपने पहले सिंप्लीफाई करो इसको, देखो हमें y की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है। सो अगर मैं दोनों तरफ क्या अप्लाई करूं, अगर मैं दोनों तरफ बेटा यहाँ पे अंडर रूट को अप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो सिंपल x आ जाएगा। अब फाइनली मैंने क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव को अप्लाई करवाना है y की रिस्पेक्ट से। तो भाई सिंपल तरीके से y की रिस्पेक्ट से जब आप डेरिवेटिव को अप्लाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट वाई का जब डेरिवेटिव लिया जाएगा ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट वाई। और ऊपर जाके फिर रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव, तो रूट के अंदर y आ रहा है तो y का डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, सिंपल 1 के बराबर, लिखने की जरूरत नहीं है, सही है ना। तो ये फाइनली हम लोगों ने काम कर लिया। अब देखो आपने dz बाई डी वाई भी निकाल लिया, dx बाई डी वाई भी निकाल लिया। एग्जामिनर क्या कह रहा है, क्या चीज इवेंचुअली फाइंड करनी है, dz बाई dx। यानी कि dz वाली इक्वेशन को ऊपर रखना है और dx वाली इक्वेशन को नीचे रखना है, फिर आपस में इनको डिवाइड अप करवा देना है। तो भाई सिंपल तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 पे डिवाइड अप करवा देंगे। इक्वेशन नंबर 1 को आपने क्या करवाना है, इक्वेशन नंबर 2 पे डिवाइड करवा देना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, राइट हैंड साइड को राइट साइड के ऊपर। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है, ये आ रही है नेगेटिव का y डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का वाई स्क्वायर, और नीचे होल डिवीजन में क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट वाई। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म पे लिखी जाएगी। तो ये बन जाएगा नेगेटिव का y डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का वाई स्क्वायर इनटू ये नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म पे 2 रूट वाई डिवाइडेड बाय 1 का 1। तो चेक कर लो किस ऑप्शन के ऊपर ये चीज आ रही है कि भाई ये इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लिखोगे तो क्या बन गया, ये बन गया नेगेटिव का 2y
अंडर रूट वाई का अंडर रूट वाई, और नीचे डिवीजन के अंदर अंडर रूट के अंदर 1 - का वाई स्क्वायर। चेक कर लीजिए किस ऑप्शन के ऊपर ये आपको मिल रहा है। सो भाई अगर मैं देखूं तो खाली ऑप्शन नंबर बी मुझे एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसके अंदर ये चीज आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है। पैरामेट्रिक इक्वेशंस का मतलब होता है कि बेटा दो इक्वेशंस आपको गिवन है, उन दोनों इक्वेशंस के ऊपर जब आप पर्टिकुलरली डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे तो कॉमन वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई किया जाता है। अक्सर बच्चे छोटी छोटी बातों को मिस कर देते हैं, तो आपने इसका बड़ा ख्याल रखना है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलतियां करेंगे। पहली वाली इक्वेशन पे पता नहीं वाई के रिस्पेक्ट से अप्लाई करेंगे, दूसरी वाली पे एक्स के रिस्पेक्ट से अप्लाई कर देंगे। सो भाई ये क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने साल भी ये पेपर के अंदर आए अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि पैरामेट्रिक इक्वेशंस का बड़ा बुनियादी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4y माइनस का 20 इक्वल टू 0 एट अ पॉइंट 4,6। दो तरीकों से वैसे सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका तो सबसे आसान तरीका होता है कि आपको ये टेंजेंट पॉइंट गिवन है, बारी बारी इक्वेशंस में डाल लो, जिस इक्वेशन के ऊपर वेरीफाई कर रहे हैं वो करेक्ट आंसर होगा। एक तरीका तो सॉल्व करने का ये है। एक और तरीका जो नॉर्मली मैं अपने बच्चों को हमेशा पढ़ाता हूँ कि भाई देखो एग्जामिनर चालाकी कर सकता है। एग्जामिनर आपको आंसर के अंदर टेंजेंट की इक्वेशन भी दे दे और नॉर्मल की इक्वेशन भी दे दे, ये पॉइंट दोनों को वेरीफाई कर रहा होगा, हमेशा याद रखिएगा। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई आपको प्रॉपर मेथड का आइडिया हो। प्रॉपर मेथड क्या होता है कि देखो आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है, इससे स्लोप निकाल लो और स्लोप के जरिए फिर आप पर्टिकुलरली अपने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हो। कि देखो आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है, स्लोप निकालने की शॉर्टकट होती है। स्लोप निकालने की शॉर्टकट क्या है? सिंपल एम का एम लिखोगे, यहाँ पे नेगेटिव का साइन लो, एक दफा इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लो एक्स की रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया? 2x। चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हो तो आपका अदर वेरिएबल y क्या एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। माइनस के 2x का डेरिवेटिव माइनस का 2 हो गया, नेगेटिव के 4y का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस के 20 का डेरिवेटिव 0 हो गया। और नीचे डिवीजन के अंदर अब आप y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे तो बेटा y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2y। x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि अब की बारी में हम नीचे y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। तो बेटा y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा, नेगेटिव के 4y का डेरिवेटिव नेगेटिव का 4 हो गया, एंड सो ऑन। इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो मेरे पास स्लोप की वैल्यू क्या आ गई? ये ऊपर आ गया हमारे पास नेगेटिव का 2x और नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 2, और नीचे डिवीजन के अंदर ये आ गया 2y माइनस का 4। ये जो आपको पॉइंट गिवन है बेटा, ये एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे एक्स को डाल दो, जहां जहां वाई आ रहा है वाई डाल दो। तो क्या बन जाएगा? मेरे पास स्लोप की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का 2, एक्स की जगह पे आ गया 4 प्लस का 2, नीचे डिवीजन के अंदर 2 का 2, वाई की जगह पे आ जाएगा 6 माइनस का 4। तो भाई नेगेटिव का 2 और 4, 4 2 जार 8, नेगेटिव का 8 प्लस का 2, ये बन जाएगा नेगेटिव का 6। 6 2 जार 12, 12 में से अगर 4 को माइनस करोगे ना तो 12 में से अगर आप 4 को माइनस करते हो, 12 में से जब 4 जाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा? 8 बचेगा। ये आ जाएगा 2 3 जार 6 एंड 2 4 जार 8। तो यानी कि स्लोप की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ये आ जाएगी नेगेटिव के 3/4 के। तो यानी कि देखो बेटा हमारे पास सिंपल तरीके से स्लोप की वैल्यू किसके बराबर आ गई? नेगेटिव के 3/4 के। और यहाँ पे देखो जो पॉइंट आपको गिवन है 4,6 है, तो जाहिर सी बात है ये आपका x1, y1 आ रहा है, x1, y1 आ रहा है। सही है ना बेटा? तो अब देखो भाई अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू को प्लॉट अप करना है, मुझे अगर यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करना है, इक्वेशन को फाइंड करना है, तो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस का y1, स्लोप का स्लोप आगे होता है x माइनस का x1। तो y माइनस का y1 का मतलब क्या है कि भाई सिंपल तरीके से ये जो आपका पॉइंट ये बनता है ये x1 y1 है, तो सिंपल तरीके से y माइनस का y1 विल बिकम 6 इक्वल टू के बाद स्लोप की जगह पे आ जाएगा नेगेटिव का 3/4 इक्वल टू के बाद x माइनस का x1 की वैल्यू बराबर है किसके? 4 के। सही है ना? इसको सिंप्लीफाई करवा दो, 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4y माइनस का 4 6 24। ये नेगेटिव का 3 ऊपर वाली तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का 3x नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 3 4 जार 12। तमाम वैल्यूज को अगर हम एक साइड पे शिफ्ट करें तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3x प्लस का 4y। बेटा देखो प्लस का 24 जब यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव का 24 बन जाएगा, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव का 24 और नेगेटिव का 12 इट शुड बिकम नेगेटिव का 36 इक्वल टू 0। फाइनली हमारे पास ये हमारे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई। देखो ऑल्दो ये इक्वेशन भी वेरीफाई कर रही थी पॉइंट को, मगर ये आंसर नहीं था। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती ये करते हैं कि भाई वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली पॉइंट को उठा के प्लॉट कर देते हैं। मैंने अक्सर ये गलती नोट करी है। अगर आपने किसी बेकार किस्म के कोचिंग सेंटर से पढ़ा हुआ है, बेकार किस्म के यूट्यूबर से, तो आपको ये ट्रिक बताएगा कि भाई पॉइंट को उठा के डाल दो। अरे भाई पॉइंट उठा के कैसे डाल दो? अगर इक्वेशन के अंदर आपको मैंने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन भी दे दी और टेंजेंट लाइन की भी दे दी, तो आप पॉइंट के जरिए कभी वेरीफाई नहीं कर सकते बेटा, उन दोनों पे आपकी वैल्यू आंसर वेरीफाई होगा। सो कहने का मकसद ये कि इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा, इनकेस किसी को और प्रॉब्लम हो रही हो। कि भाई देखो आपको यहाँ पे सर्कल की या कॉनिक की इक्वेशन गिवन है, कॉनिक की जो भी इक्वेशन गिवन होती है ना, इस कॉनिक की इक्वेशन से हम लोग स्लोप कैलकुलेट
कैलकुलेट करते हैं। स्लोप कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का। एक दफा आप डेरिवेटिव लेते हो पूरी इक्वेशन का एक्स की रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल इज कांस्टेंट, और नीचे डिवीजन में आप डेरिवेटिव लेते हो वाई की रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल इज कांस्टेंट। तो बेटा गौर से देखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं थी। नेगेटिव के 2x का डेरिवेटिव नेगेटिव का 2 हो गया, नेगेटिव के 4y का डेरिवेटिव एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा 0 हो गया, 20 भी एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा 0 हो गया। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, एक दफा डेरिवेटिव ले रहे हो एक्स की रिस्पेक्ट से, कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। जो भी, जब आप एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हो तो जो भी दूसरा वेरिएबल आ रहा है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, सही है ना। अच्छा, सिमिलरली देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो गया, फिर जितनी भी एक्स वाली टर्म्स आ रही है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रही है, इसलिए वो 0 हो गई। 4y का डेरिवेटिव नेगेटिव का 4 हो गया। इसको आप चाहते तो यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करवा सकते थे, भाई मसले की बात नहीं है। ऊपर से फॉर एग्जांपल आप क्या करते, आप ऊपर से 2 को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बचेगा नेगेटिव का x प्लस का 1, नीचे से भी अगर 2 को कॉमन ले लो ताकि वो कैंसिल आउट करवा दो, ये बन जाएगा y माइनस का 2, तो 2 से 2 कट गया। अब आप बेसिकली पॉइंट को प्लॉट करवा दो, वो आपकी चॉइस है यार, वो आप पे डिपेंड करते हैं। बन जाएगा नेगेटिव का 4 प्लस का 1, नीचे डिवीजन में आ जाएगा 6 माइनस का 2 तो 4, तो नेगेटिव का 4 प्लस का 1 ये बन गया नेगेटिव का 3/4। तो आपके पास स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव का 3/4। आपको देखो स्लोप मिल गया, आपके पास कॉनिक का स्लोप आ गया। अब आपको सिंपल क्या करना है, आपको टेंजेंट लाइन निकालनी है। और टेंजेंट लाइन होती वो लाइन है जो कि आपको कॉनिक को जस्ट टच करते हुए जा रही होती है, यानी कि वो लाइन जो आपको कॉनिक को जस्ट टच करते हुए जा रही होती है उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं ना। तो भाई जो भी कॉनिक का स्लोप होता है वही स्लोप टेंजेंट लाइन का भी होता है। तो हमने करना क्या होता है, हमने सिंपल तरीके से, आपको स्लोप मिल चुका है, स्लोप मिल चुका है, आपको क्वेश्चन में पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट जो है बेसिकली ये पॉइंट दोनों चीजों पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये पॉइंट टेंजेंट लाइन पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, पॉइंट कॉनिक पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो दैट्स द रीजन कि हम इस पॉइंट को x1 y1 बोलेंगे, और जो स्लोप है वो हमारा m से डिनोट हो जाएगा। सिंपल तरीके से इक्वेशन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला होता है y माइनस का y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस का x1। तमाम वैल्यूज को प्लॉट करवाओगे, प्लॉट करवा के सिंपल आंसर निकाल लोगे। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको सर्कल्स के टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। भाई मैं तभी बच्चों से एक बात कहता हूं कि बेटा देखो, अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी कंप्लीट ईयर के अंदर कंप्लीट तैयारी कवर हो, चाहे वो नस का नेट 1 हो, नेट 2 हो, नेट 3 हो, नेट 4 हो, आप तैयारी के हवाले से अगर बेफिक्र होना चाहते हो, आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हो, आप एक सी यूनिवर्सिटी को अगर बहुत अच्छे तरीके से एस करना चाहते हो, आप बिल्कुल मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच की पूरे साल की फीस 7,000 रुपए, भाई पूरे साल की फीस। इसमें मल्टीपल लाइव क्लासेस भी हैं, इसमें एक एक चीज आपको लाइव पढ़ाई जाएगी, इसके अलावा कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग है, इसके अलावा हर चीज आपको पास पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपके मल्टीपल टेस्ट होते हैं, एफएलपीज होते हैं। इसके अलावा सबसे खास बात क्या है कि भाई यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आप बच्चे को गाइडेंस भी मिलती है, उसके टेस्ट भी कवर करवाए जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड देयर। तो ये सबसे खास बात है इसके अंदर। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं एसेंट्रिसिटी। अब वो तमाम के तमाम मेरे जो शागिर्द यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, वो हंस रहे होंगे, क्योंकि भाई उनको पता है एसेंट्रिसिटी निकालने का शॉर्टकट सर हाशिम ने बताया बहुत है। बाय द वे, अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखो ना, तो भाई ये इक्वेशन आ रही है हाइपरबोला की। सर आपको कैसे पता चला? अरे भाई हमेशा याद रखिएगा, मैं अपने बच्चों को हमेशा एक ट्रिक बताता हूं, कभी भी आपके पास अगर हाइपरबोला एग्जिस्ट करता है तो हमेशा याद रखिएगा हाइपरबोला के अंदर एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। यहाँ पे भैया देखो, आपके पास इस इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक वैल्यू जो आ रही है बेटा, ये पॉजिटिव आ रही है, एक नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। क्वेश्चन में देखो लिख के नहीं बताया हुआ, एग्जामिनर चाहता लिख सकता था, उसने नहीं लिखा। यही आपका टेस्टिंग होता है बेटा, कॉनिक से क्वेश्चन बहुत आते हैं नस्ट के अंदर। तो सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, ये 144 मल्टीप्लाई और वहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन गया 9 इंटू 144 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 144 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू के बाद 144 बाय 144 1। तो भाई 9 बाय 144, 9 16 जार 144 होता है और 16 9 जार 144 होता है। क्योंकि भाई ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है कि 9 के टेबल में 144 कहां पर आता है, 16 के ऊपर, 16 के टेबल में 144 कहां पर आता है, 9 के ऊपर। तो क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस का ये बन जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू के बाद 1। हमेशा याद रखिएगा हाइपरबोला की कंडीशन ही क्या होती है कि एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर जो सबसे खास बात यह है कि जो वैल्यू पॉजिटिव के अंदर होती है ना, उसका क्या होता है, उसका होता है ट्रांसफर एक्सिस, और जो वैल्यू नेगेटिव में होती है उसका होता है कॉन्जुगेट एक्सिस। सही है ना, जो वैल्यू पॉजिटिव में होती है उसके नीचे क्या होता है, हमेशा ट्रांसफर एक्सिस, जो वैल्यू नेगेटिव में होती है उसके नीचे होता है कॉन्जुगेट एक्सिस। एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला को फाइंड करने की सर हाशिम की एक शॉर्टकट होती है। सर हाशिम की शॉर्टकट क्या है, सिंपल तरीके से ऊपर आपने करना है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा सिंपल ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। यानी कि कभी भी अगर आपने एसेंट्रिसिटी विद इन सेकंड्स के अंदर निकालनी है तो अकॉर्डिंग टू सर हाशिम कि भाई एक मैथमेटिक्स शॉर्टकट है। मैथमेटिक्स शॉर्टकट ये कहता है कि एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला कैलकुलेट करने के लिए सिंपल आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर बस मालूम होना चाहिए। ए स्क्वायर की देखो वैल्यू क्या है 16, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9, नीचे डिवीजन में ए स्क्वायर यानी कि 16 का 16। तो बेटा देखो 16 प्लस का 9 क्या बन जाएगा 25, और नीचे 16 का 16। तो भाई रूट 25 क्या होता है 5 के बराबर, रूट 16 होता है किसके 4 के बराबर। तो आपका एसेंट्रिसिटी का आंसर क्या आ गया, सिंपल +- 5/4 के बराबर। सो द करेक्ट आंसर शुड बी
आपके पास एसेंट्रिसिटी की वैल्यू, एसेंट्रिसिटी चूंकि एक डिस्टेंसेस का रेशियो होता है, नॉर्मली हम प्लस में हमेशा कंसीडर करते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। एसेंट्रिसिटी चूंकि आपके डिस्टेंसेस का रेशियो होता है तो हमेशा प्लस में कंसीडर किया जाता है। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। ये बात भाई, जब आप कभी अंडर रूट को रिमूव करते हो ना तो प्लस और माइनस दोनों आता है, मगर एसेंट्रिसिटी होता क्या है? पॉइंट टू फोकस एंड पॉइंट टू लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस। तो चूंकि हमारे पास एसेंट्रिसिटी डिस्टेंसेस का रेशियो होता है तो हमेशा प्लस में हम कंसीडर करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, मैंने आपको लगे हाथों एक बेसिक चीज बता दी। तो क्या आपका करेक्ट आंसर होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा सिंपल तरीके से 5/4 के बराबर। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इट शुड बी क्वेश्चन नंबर 9, प्लीज पार्डन मी ऑफ। ये क्वेश्चन नंबर 9 होगा हमारी आज की क्लास का। अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है लॉग हैविंग अ बेस 10 और आगे अंडर रूट के अंदर 2x प्लस का 5 क्यूब। अब देखो हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बेटा डेरिवेटिव के अंदर लॉगरिथम का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको ध्यान में रखिएगा। डेरिवेटिव के अंदर सिर्फ एलन के लिए फॉर्मूला होता है। अक्सर बच्चों को बेसिक बात नहीं पता होती। डेरिवेटिव के अंदर भाई लॉग के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, डेरिवेटिव में एलन के लिए फॉर्मूला है। तो अगर कभी भी आपके पास लॉगरिथम बेस्ड फंक्शन आ रहा है ना, इसको पहले आप कन्वर्ट करवाओगे एलन के अंदर। तो भाई ये लॉग बेस 10 अंडर रूट क्या आ रहा है? अंडर रूट के अंदर 2x प्लस का 5 होल क्यूब का होल क्यूब। याद रखिएगा, लेट सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको देता हूं। लेट सपोज आपके पास आ रहा है log x और y। तो भाई अगर इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है ना, तो ये log की बेस क्या है? x है, फंक्शन y है। तो भाई log को हमेशा आप ln पे कन्वर्ट करवाओगे। ln पे कन्वर्ट कैसे करवाते हैं कि जो ऊपर वाला फंक्शन है वो अलग ln के साथ लिखा जाता है, और जो नीचे वाली बेस होती है वो दुनिया में अलग ln के साथ लिखी जाती है। मैथ्स का बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो सिमिलरली यहां पर देखो, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर रहा है log बेस 10 देके। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? या फिर कुछ बच्चे इतने डेढ़ होशियार होंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि बच्चों ने क्या करा हुआ होगा, यहाँ पे लॉग के ऊपर एलन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अरे भाई पहले इसको कन्वर्ट करवाना है, इसको चेंज करना है प्रॉपर्टी के मुताबिक। चेंज कर दिया। अब चेंज कैसे करोगे? देखो मैंने क्या कहा, लॉगरिथम को आप एलन में कन्वर्ट कैसे करते हो? सिंपल तरीके से, ऊपर जो भी फंक्शन आ रहा है ना उसको आपने अलग एलन के साथ लिख देना है। तो अलग एलन के साथ उसको लिखोगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 5 का होल क्यूब। और नीचे जो आपकी बेस आ रही है इसको आपने अलग एलन के साथ लिखना है, अलग एलन के साथ। अब देखो एलन के साथ कोई भी जब कांस्टेंट नंबर होता है तो एलन किसी भी जब कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई होता है तो वो कांस्टेंट ही होता है। तो हम जब यहाँ पे अब डेरिवेटिव अप्लाई करने के ऊपर जाएंगे तो कांस्टेंट को क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, उनके डेरिवेटिव किसी बेकार टीचर से उन्होंने पढ़े हुए होंगे, तो यहाँ पे वो डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे। अरे भाई डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई किया जाता है जब ऊपर नीचे दोनों फंक्शन हो। यहाँ पे देखो हमारे पास फंक्शन नहीं है, ln 10 एक कांस्टेंट है, तो इसको मैं डेरिवेटिव सिंपल हम लोग ऊपर वाली टर्म पे अप्लाई कर देंगे। ये बेसिक बातें होती हैं जो मैं अपने बच्चों को बहुत ज्यादा इस पे मेहनत करता हूँ भाई। ये बेसिक बेसिक चीजें होती हैं। अगर आपको ये नहीं पता ना, इसका मतलब आपने डेरिवेटिव किसी ढंग के टीचर से नहीं पढ़े हुए। मैं आपको माजरत के साथ बहुत तरीके से बताऊंगा, सही है ना? अच्छा, अब देखो फाइनली जब मैं यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करने के ऊपर जाऊंगा एलन के फंक्शन के ऊपर, याद रखिएगा यहाँ पे आप मजीद एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो कि भाई एलन की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर होती है, अगर आप चाहो तो उसको पहले लिख सकते हो, उससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आप उसको कर लो, ज्यादा बेहतर है। कि देखो यहाँ पे अंडर रूट आ रहा है, अंडर रूट किसके बराबर होता है? हमें ये बात मालूम है, दुनिया में कभी भी अगर मुझे अंडर रूट को रिमूव करोगे, जब कभी अंडर रूट रिमूव होगा तो आपके पास पावर में क्या आ जाएगा? सिंपल 1/2 आ जाएगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग ना, जब कभी आप रूट को रिमूव करते हो तो स्क्वायर रूट को रिमूव करते हो, पावर में क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अब देखो एलन इस फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है और उसके ऊपर एक पावर आ रही है। तो एलन की ये प्रॉपर्टी होती है कि 1/ln 10 का 1/ln 10 एट इज। एलन की ये प्रॉपर्टी होती है बेटा कि कभी भी अगर एलन किसी फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है, उस पर पावर आ रही है, तो हम सिंपल तरीके से पावर को उठा के पहले एज अ नंबर लिख देते हैं, और एलन सिंपल तरीके से नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव को अप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो बेटा अब फाइनली डेरिवेटिव को अप्लाई कर दीजिए, हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया है। तो क्या बन गया? ये बन गया 1/ln 10, ये बन गया 1/ln 10, और ब्रैकेट के अंदर ये 3/2 का 3/2 एज इट इज। और अब फाइनली जब मैं डेरिवेटिव को अप्लाई करूंगा एलन के ऊपर, तो एलन का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है? 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन। तो फंक्शन है 2x प्लस का 5, इसको एक दफा डिवीजन में लिखोगे, और फिर अब 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव लोगे। 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 के बराबर, और प्लस के 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 के बराबर। सही है ना? तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल वे में जो आंसर फाइनली बन रहा होगा, ये ऊपर मेरे पास बच रहा है 3 का 3, और नीचे डिवीजन में आ रहा है ln 10, और ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस का 5। तो चेक करिए कौन सा आंसर आ रहा है। 3/ln 10 इंटू 2x प्लस 5, ऑप्शन नंबर सी के ऊपर देखो ये आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आती है बेटा? कैसे सॉल्व किया, दोबारा पूरी बात को रिपीट करता हूँ बेटा। आज की क्लास के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई देखो आज की क्लास के अंदर ये क्वेश्चन हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है। एग्जामिनर कह रहा है log 10 और अंडर रूट के अंदर। भाई सबसे पहले तो देखो आपने log को कन्वर्ट करवाना है एलन के ऊपर। कभी भी लॉगरिथम को अगर आप एलन पे कन्वर्ट करवाते हो तो कैसे कन्वर्ट होता है?
कि भाई जो भी हमारे पास लॉगरिथम वाली टर्म होती है ना, वो ln पे कैसे कन्वर्ट होती है, कि भाई जो ऊपर वाला फंक्शन होता है अलग ln पे जाता है, और जो नीचे वाली बेस होती है ये अलग ln के ऊपर चली जाती है। क्लियर है? अब फाइनली जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करने के ऊपर गया तो मुझे साफ तौर पे देख रहा है नीचे ln 10 है। ln 10 एक कांस्टेंट है, इसको उठा के बाहर फेंको। सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को इस कंप्लीट फंक्शन पे अप्लाई करना है। मगर मुझे अभी भी दिख रहा है कि यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट आ रहा है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर के अंदर 1/2 का होना, और ये पावर में 3/2 आ रहा है। बेटा ये ln की प्रॉपर्टी होती है। ln अगर कभी भी किसी टर्म पे अप्लाई हो रहा है और उसके ऊपर कोई पावर आ रही है तो आप पावर को पहले लिख देते हो और ln नीचे वाली फंक्शन पे अप्लाई हो जाए। तो हमने यही काम करा, पावर को पहले लिख दिया और सिंपल ln नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो गया। अब फाइनली डेरिवेटिव को अप्लाई करो। डेरिवेटिव में ln का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय फंक्शन, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइनली अप्लाई कर लूंगे। दैट्स द लॉजिक हियर। दैट्स हाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरीके से हमारा पर्टिकुलरली आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ला, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखो भाई ये एब्सोल्यूट वैल्यू का क्वेश्चन आ रहा है, हमने इस तरह का क्वेश्चन कल की क्लास में भी करा था। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है भाई? कभी भी एग्जामिनर आपसे बोले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालनी है, कभी भी एग्जामिनर बोले लेंथ निकालनी है, कभी भी एग्जामिनर बोले मॉडुलस निकालना है, ये सारी एक ही चीजों के चार नाम है। सही है ना? जिस तरह आपका नाम घर के अंदर होगा आयशा, कोई आपको प्यार से बबलू टबलू शबलू बुलाता होगा, किसी का नाम हारिस होगा, उसको घर में प्यार से बबलू शबलू बुलाते होंगे ना। वैसे ही हमारे पास लेंथ हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया, मॉडुलस हो गया, ये सारे एक ही चीज का नाम है। अगेन देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर आ रहा है और नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे कि भाई पहले इसके ऊपर डिवीजन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका मॉडुलस लेंगे। ये मुश्किल मेथड है। आसान तरीका क्या है? आसान तरीका ये कि भाई आप डायरेक्टली मॉडुलस अप्लाई कर दो। डायरेक्टली मॉडुलस कैसे अप्लाई कर दो? ऊपर वाली टर्म का मॉडुलस अलग लो, नीचे वाली टर्म का मॉडुलस अलग लो। तो भाई मॉडुलस का होता क्या है? फॉर्मूला क्या होता है लेंथ का? एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला होता है कि भाई जो भी रियल पार्ट है सिर्फ उसका स्क्वायर, प्लस का साइन जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। यानी कि देखो यहाँ पे मेरे पास जो रियल पार्ट आ रहा है वो 4 आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे डिवीजन के अंदर अगेन रियल पार्ट यानी कि 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस का साइन ये प्लस फॉर्मूले का है, और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव का 2 है तो नेगेटिव के 2 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास सिंपल 16 के बराबर, और 2 का स्क्वायर होता है 4 के बराबर। नीचे क्या हो गया बेटा? 1 का स्क्वायर 1, और अगेन नेगेटिव 2 का स्क्वायर। स्क्वायर इवन पावर है बेटा, नेगेटिव साइन को खा जाएगा तो 4 आ जाएगा। 16 में 4 का इजाफा करोगे ये बन गया √20, और रूट के अंदर 4 प्लस का 1 ये बन गया आपके पास 5 का 5। सही है ना? इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे? देखो √20 किसके बराबर होता है? √20 को अगर मैं ब्रेक करूं तो बराबर होता है 5 इंटू 4 के। सही है ना? ये होता है 5 इंटू 4 के। और नीचे क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है सिंपल √5 का √5। अब अगर आप गौर से सोचो भाई, मैथ्स का बेसिक प्रिंसिपल है ये। देखो अंडर रूट में दो वैल्यूज आ रही है ना, इसको मैं रूट में ब्रेक कर सकता हूँ। कैसे? कि भाई मैं √5 पे अलग अप्लाई कर देता हूँ और रूट में 4 पे अलग अप्लाई कर देता हूँ, ताकि जो नीचे वाला √5 आ रहा है ये इससे कैंसिल आउट कर दे, और सिंपल मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? √4। √4 का मतलब क्या है कि सिंपल तरीके से मेरा आंसर आ गया 2 के बराबर। यानी कि मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बिल्ला, बी फॉर बनाना, बी फॉर बैलून। सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया? हमारा सॉल्व हो गया। भाई बहुत मजे से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, याद रखिएगा बेटा ये क्वेश्चन मेरे बच्चों के लिए हलवा होने चाहिए, जो बच्चे मुझसे तालीम हासिल कर रहे होते हैं। मैंने आपको इससे बहुत लेंदी लेवल के ऊपर चीजें पढ़ा रहा होता हूँ। सो भाई दैट्स हाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस पेपर। आज की क्लास को फिर यहीं पे मंतक की अंजाम पे पहुंचाएंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने टॉप 10 एमसीक्यूज ऑफ नस्ट को कवर किया। याद रखिएगा मेरी हर वीडियो में एमसीक्यूज बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। सही है ना? मैं अभी तक मोर देन 4000 एमसीक्यूज नस्ट के सॉल्व करवा चुका हूँ। 4000 से ज्यादा नस्ट के एमसीक्यूज उसके सॉफ्टवेयर से मैंने बड़ी मेहनत से एक्सट्रैक्ट करें, वो अभी तक सॉल्व करवा चुका हूँ। तो आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि भाई ये जो मेरी प्लेलिस्ट है इसको खुद भी फॉलो करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। मुझे तमाम ग्रुप्स के ऊपर इसकी शेयरिंग दिखनी चाहिए। भाई अपने तमाम दोस्तों से शेयर करें, उनको बताएं कि आपको फ्री के अपने पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है किसी के पास, कि आप कहीं से पास पेपर की किताबें परचेज कर रहे हैं। भाई ये मैं आपके लिए रोज जो मेहनत कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ। सेकंड नंबर के ऊपर आपने बेटा अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंप्लीट तैयारी हो नस के नेट 1 की, नेट 2 की, नेट 3 की, नेट 4 की, फास्ट की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, प्यास की, एनईडी की, आईबीए की, लम्स की, जीआईकेआई की, मैरान की, यूईटी की, इसके अलावा पाकिस्तान की जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, मैं इनफैक्ट पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की अगर आप तैयारी कवर करना चाहते हैं, टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की तैयारी, पूरे साल की फीस सिर्फ 7,000 रुपीज होती है। और इसके अंदर ना सिर्फ आपको हर सब्जेक्ट के लाइव क्लासेस मिलते हैं, और ऐसा नहीं है कि भाई एक ही टीचर बैठ के पढ़ा रहा होगा सारे सब्जेक्ट, नहीं, हमारे पास प्रॉपर टीम अवेलेबल होती है। डिफरेंट पाकिस्तान के बेस्ट कॉलेजेस के जो एचओडीज होते हैं वो हमारे पास तालीम देते हैं। इसके अलावा आपको तमाम क्लासेस लाइव प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं। आपको एक एक चीज लाइव पढ़ाई जाएगी। प्लस सबसे खास बात क्या है, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट होते हैं, एफएलपीज होते हैं, आपके मॉक टेस्ट होते हैं, आपके वीकली टेस्ट होते हैं, आपके सिंपल तरीके से जीटीज होते हैं, इसको ग्रैंड टेस्ट कहा जाता है। और सबसे खास बात ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस होती है तमाम बच्चों के लिए। पूरे साल की फीस है। इसमें भी अगर कोई बहुत ही मुस्तहिक बच्चा होता है तो उसके लिए
मैं कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट्स के ऑप्शन निकाल रहा होता हूँ। तो आप लाजमी तौर के ऊपर बैच को ज्वाइन करें अगर आप चाहते हैं आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे उस उम्मीद के साथ कि आप जाएं, जैसे खैरियत होंगे मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जसानी।